सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। कांता एक डॉक्टर है, उनके पति एक ब्रांच मैनेजर हैं। कांता के पति ने कहा कि घर में कोई पैसे की कमी तो है नहीं, ये तुम भी सरकारी नौकरी करोगी तो तुम भी व्यस्त हो जाओगे और मैं भी व्यस्त रहूँगा, और मेरा तबादला भी हर 3 साल में होता रहता है। कांता ने कहा, अभी तो कोई बच्चे भी नहीं हुए हैं और आपने अपना निर्णय सुना दिया। देखो कांता, तुम घर में रहकर ही मरीज देख सकती हो। यदि तुम कहोगी तो मेरा जहाँ भी तबादला होगा मैं वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में किसी सीनियर डॉक्टर से बात करके तुमको हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देखने और इंटर्न्स को सिखाने की परमिशन दिलवा दूंगा, जिससे डॉक्टरी में तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और जिस मरीज़ को तुम पर विश्वास होगा तुमको दिखाने के लिए वो तुम्हारे घर आ जाएगा। कांता ने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो मैं एक पैसा भी नहीं कमा रही हूँ और यदि जिद करती हूँ तो कला के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे मेरा ज्ञान तो बढ़ेगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। कोई पत्नी अपने पति से लड़कर अपना करियर बना तो सकती है, पर अक्सर ऐसी सोच हमारे समाज में विरोधी मानी जाती है। कांता ने कहा ठीक है। शादी के 2 साल बाद घर में एक लक्ष्मी का जन्म हुआ। कांता काफी खुश थी। वो कहती है, मैं इसको सर्जन बनाऊंगी, मैं इस पर इतना ध्यान दूंगी कि जिस परीक्षा में बैठे और पहली बार में ही पास हो जाए। कांता ने अपनी बेटी का नाम गिन्नी रखा। कांता ने सोचा, जो आज मेरे पति ने मुझसे कहा वह बात उसे उसके पति से नहीं सुननी पड़े, इसलिए गिन्नी की शादी तभी करूंगी जब वो ठीक से अपनी सर्विस करने लगेगी और बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी। गिन्नी पढ़ने में काफ़ी तेज थी। कांता भी गिन्नी की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। कांता जहाँ भी जाती थी उसके लिए अच्छी से अच्छी किताबें खरीद कर लाती थी। सामान्य ज्ञान की किताबें भी उसके लिए लाती थी। गिन्नी को अपनी स्कूली किताबों के अलावा दूसरी किताबों को पढ़ने का भी शौक था। जब वो 9वीं कक्षा में गई तो वो माँ से बोली, माँ मैं साइंस नहीं लूँगी। उसकी माँ को थोड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। गिन्नी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करी और इंटरमीडिएट भी प्रथम श्रेणी में। बीए में गिन्नी का एडमिशन हुआ। बीए में वो अपने विश्वविद्यालय से अच्छे नंबरों से टॉप करी। कांता ने सोचा, अब मैं अपनी बेटी का नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लिखवा देती हूँ, जिससे उसे प्रतियोगिता की तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। जेएनयू में एडमिशन के लिए गिन्नी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गई। गिन्नी का नाम जेएनयू में एमए इकोनॉमिक्स में लिखाएगा। गिन्नी ने वहाँ पर भी टॉप किया और वहीं से एमफिल के साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगी। हैरानी की बात थी कि पहले ही प्रयास में गिन्नी ने सिविल परीक्षा पास कर ली और फिर वो ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चली गई। अपनी 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो वापस लौट आई। ट्रेनिंग सेंटर में एक लड़का था जिसका नाम गोविल था। गिन्नी पहले उसके साथ रिलेशनशिप में आई और उसके बाद उसी से उसकी शादी हो गई। गोविल आगे की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चला गया और गिन्नी की ट्रेनिंग दिल्ली में ही होनी थी, इसलिए वो वहीं रुक गई। कुछ दिनों के बाद गोविल की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग राजस्थान में हो गई। गिन्नी की ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग भी उसकी दिल्ली में ही हो गई और उसे दिल्ली में रहने के लिए ऑफिसर्स कॉलोनी में क्वार्टर मिल गया। जब गिन्नी को क्वार्टर मिल गया तो कुछ दिनों के लिए कांता दिल्ली जाकर गिन्नी के पास रहने लगी। जब गिन्नी के रहने की सारी व्यवस्था कांता ने कर दी और उसके लिए एक नौकरानी भी ले आई जो सारा काम उसका कर देती थी, तब कांता अपने पति के पास वापस आ गई। कांता अपनी बेटी के पास आती जाती रहती थी और 1 सप्ताह रहकर चली जाती। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद गिन्नी की तबीयत खराब रहने लगी। गिन्नी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, भूख नहीं लगती, आप यहाँ पर आ जाओ। कांता ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम लेडी डॉक्टर को दिखाओ। जब गिन्नी ने अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, ये तो खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। जब गिन्नी ने अपनी माँ को ये बात बताई तो उसकी माँ ने कहा, यहाँ की सारी व्यवस्था कर लूँ, उसके बाद तुम्हारे पास आती हूँ। तुम्हारे पापा को भी ऑफिस जाना रहता है।
कांता ने पूछा, अब डॉक्टर ने आपको देखने के लिए कब बुलाया है? गिन्नी ने कहा कि 1 महीने पर। कांता ने गिन्नी से कहा, अपने बिस्तर के सिरहाने पर एक लोहे का चाकू रख लो और एक लोहे की अंगूठी पहन लो। ऑफिस से जल्दी आ जाना, रात न होने पाए। ये सब बातें बताकर उसकी माँ ने गिन्नी को सावधान किया और से बोली, मैंने भी ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लिया है और जल्दी आ रही हूँ। जब 1 महीने पर लेडी डॉक्टर के पास गिन्नी गई तो डॉक्टर ने गिन्नी की जांच करी और बताया कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। गिन्नी बिल्कुल घबरा गई और रोने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई। कांता ने कहा, रो मत। गिन्नी ने पूछा, माँ हम क्या करें? कांता ने कहा कि डॉक्टर ने क्या बोला है? गिन्नी ने कहा कि डॉक्टर बोल रही हैं जितना जल्दी हो सके अबॉर्शन करवा लो। कांता ने कहा, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तब कांता ने अपने दामाद गोविल के पास फ़ोन किया और बोली कि गिन्नी का अबॉर्शन हो गया है, आप जल्दी से गिन्नी के पास पहुँचिए, मैं भी दिल्ली पहुँच रही हूँ। आपका अपनी वाइफ के साथ रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगले ही दिन गोविल वापस दिल्ली आ गए और जाकर डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे को निकालना होगा, नहीं तो पेट में पॉइजनिंग हो सकती है। डॉक्टर ने कहा किसी लेडी का साथ में रहना ज़रूरी है। गोविल ने कहा कि मेरी पत्नी की माँ आती ही होंगी। जब कांता दिल्ली पहुंची तो लेडी डॉक्टर से मिली और जो भी सामान की ज़रूरत थी उन्होंने बताया और शाम तक मरे हुए बच्चे को पेट से बाहर निकाल दिया गया और रात भर गिन्नी को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रखा और 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया। गिन्नी अपने घर आ गई। 2 दिन गिन्नी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट कहा था। तीसरे दिन गिन्नी के ऑफिस जाने के बाद गोविल को जब आराम करना रहता था तो वो ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आराम करते थे, वो अपने रूम में नहीं सोते थे। मैंने जब ये बात गिन्नी को बताई तो गिन्नी ने गोविल से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्हें अजीब सा लगता है। कांता ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं पहले आती थी तो उसी कमरे में दोपहर में सोती थी और रात में भी अपनी बेटी के साथ वहीं सोती थी। गोविल भी आते थे तो गिन्नी के ऑफिस जाने के बाद गिन्नी के कमरे में ही रहते थे और ड्राइंग रूम में रानी के साथ कुछ काम करती थी मैं, या फिर उसे कुछ बताती जाती थी। रानी गिन्नी की नौकरानी का नाम था जो गिन्नी के साथ 24 घंटे रहती थी। लेकिन अब गिन्नी के कमरे में अकेले रहना गोविल को पसंद नहीं था, उनको वहाँ पर बेचैनी होती थी। गोविल की छुट्टी खत्म हो गई और वो राजस्थान अपनी ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के बाद जब कांता अपनी बेटी के साथ रात में गिन्नी के कमरे में सोई तो करीब रात के 12 या 1 बज रहे होंगे। तब कांता को ऐसा महसूस हुआ कि कोई 2 छोटी छोटी लड़कियां उनके ऊपर कूद रही हैं और एकदम से उनका दम घुट रहा है। साफ साफ तो दिखाई नहीं पड़ रहा था पर केवल आभास हो रहा था। कांता उठ कर बैठ गई और जल्दी से उन्होंने लाइट जला दी। गिन्नी भी उठ गई और दूसरे कमरे से रानी भी आ गई। मैंने कहा, यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन इस मकान में रहते हुए हम लोग को 1 साल हो गया, पहले तो कभी भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा, अब अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है? कांता ने कहा, ये सब कहाँ से आ गए और जो दिखाई पड़ने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमरे में रात भर लाइट जलती रहती। फिर जब सुबह हुई तो कांता ने अपने पति को फोन करके बताया कि गिन्नी के कमरे में कुछ तो गड़बड़ है, जिससे उसका बच्चा पेट में ही मर गया। आप पंडित जी से पूछकर कुछ बताइए। जब कांता के पति ने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस कमरे में गिन्नी सोती है उस कमरे में आप चावल के दाने छिड़क दीजिए और उस कमरे को रात भर बंद रखिए और अपनी पत्नी से कहिए कि उस कमरे में कोई ना सोए। जब सुबह हो तो चावल के दाने बटोर कर एक लिफाफे में बंद करके मेरे पास भेज दे, तो मैं देख सकता हूँ कि उसके कमरे में आखिर क्या है। कांता ने ठीक वैसा ही करा जैसे पंडित जी ने बताया था। जब पंडित जी के पास चावल के दाने गए तो उन्होंने देखकर बताया कि उस फ्लैट के नीचे एक कब्रिस्तान है। जब आपकी बेटी गर्भवती हुई तो उस कब्रिस्तान के सभी भूत जागृत हो गए और वो उसी कमरे में आ गए जिसमें आपकी बेटी सोती थी और उन्होंने ही आपके बच्चे को ख़त्म करा है। वो सब आपकी बेटी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बेटी के हाथ में एक लोहे की अंगूठी है जो उसकी सदा रक्षा करती है। उसे दूर से ही अंगूठी को वो सब भूत हटाना चाह रहे हैं। ऐसे ही वो अंगूठी बिल्कुल खिसक गई है, लेकिन भगवान की कृपा से बेटी की रक्षा हो गई। कांता ने कहा, पंडित जी मैं उस कमरे में हनुमान जी का फोटो लगवा दूं? पंडित जी ने कहा, नहीं, उस सबको पता न चले कि आप लोग जान गए हैं उनके बारे में। उस कमरे का दरवाज़ा आप लोग बंद रखिए और उस कमरे में जो खिड़की है बाहर की ओर है उसे खोल दीजिए, बिल्कुल बंद मत रखिए। जब सुबह होगी तो सुबह से लेकर जब तक सूरज नहीं डूबेगा तब तक उस कमरे में रोशनी जाती रहनी चाहिए।
आप लोग जितनी जल्दी हो सके उस फ्लैट से निकल जाइए। गिन्नी ने अपने तबादले के लिए ऑफिस में अर्जी दे दी। देखें कब तक तबादला होता है। अब गिन्नी अपने ऑफिस में जाने लगी थी। 4 से 5 के बीच में वो अपने ऑफिस से घर लौटती थी। एक दिन कांता ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी और उसको नहाने में देर हो गई थी। रानी ने आकर कहा, माँ जी 1 बज चुके हैं, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट में नहा कर आती हूँ। जब कांता नहाने गई तो कांता ने देखा कि एक 5 साल की बच्ची उस कमरे के बीचों बीच खड़ी है, जिस कमरे का दरवाज़ा बंद है और उसके सारे बदन से मानो आग सी निकल रही है। कांता बिल्कुल घबरा गई और डर के ड्राइंग रूम से भागी और नहाई भी नहीं। जब गिन्नी ऑफिस से लौट कर आई तो कांता ने उससे कहा, जितनी जल्दी हो सके बेटा इस घर को छोड़ दो। आज तो दोपहर में उस लड़की को बंद दरवाजे के बीचों बीच देखा मैंने, वो बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी बेटा। गिन्नी ने कहा, मैं तो रोज अपने बॉस से कहती हूँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है। कांता को डर था कि आज रात में पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। दोपहर में तो उस लड़की का रूप बहुत भयंकर था। अब वो तीनों लोग एक ही कमरे में सोने लगे। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास एसी का नंबर कभी 16 तो कभी 20 हो जाता। कोई दिखाई पड़ नहीं रहा था, लेकिन वो नंबर अपने आप ही नीचे हो रहा था। कांता को ऐसा लगा कि कोई आदमी गिन्नी को पकड़ने आ रहा है, तो कांता गिन्नी को अपने पीछे कर लेती, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं दिखता। तब अचानक से दोबारा कांता देखती है कि फ्लैट के नीचे विचित्र तरह का कुत्ता और सांप उन सब भूतों को पकड़े हुए हैं। वो सब अपने को कुत्ते और सांप से छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब जिद्दोजहद में सुबह हो जाती है। कांता ने कहा, बेटा अब हम लोगों को यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। जब तक तुम्हारा तबादला नहीं हो जाता तब तक हम लोग किसी गेस्ट हाउस में रह लेंगे। सुबह आकर यहाँ पर नहा धोकर खाना वाना बनाकर ऑफिस चले आना और हम दोनों ड्राइंग रूम में रहेंगे। रात में सोने के लिए गेस्ट हाउस चले आया करेंगे। ठीक है, ये करके भी देख लेते हैं क्या होता है, गिन्नी ने कहा। अब हम लोग शाम को खाना वाना खाकर कार के द्वारा गेस्ट हाउस के लिए निकल जाया करेंगे। गिन्नी के पास 2 कार थी, एक उसकी और एक उसके पति की। चूंकि उसके पति को ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली हुई थी तो वो अपनी कार भी गिन्नी के पास ही छोड़ दिए थे। एक दिन कांता जब दोपहर में सोई हुई थी तो उसने देखा एक औरत फ्रॉक पहने फ्लैट के सामने से निकलकर जिधर सभी गाड़ियां खड़ी थी उधर गिन्नी की गाड़ी को खोज रही थी। सभी गाड़ियों को देखते हुए जब वो गिन्नी के पति की गाड़ी के पास पहुंची तो पता नहीं उस गाड़ी को देखकर उसे क्या हुआ, उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। कांता ने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। शाम को सभी लोग अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस से लौटते थे तो फ्लैट के पीछे सभी गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। लेकिन जब गिन्नी ऑफिस से वापस लौटती है तो वो अपनी गाड़ी का मुंह घुमाकर गेट की तरफ रखती थी, जिससे उसे फ्लैट के चारों तरफ से घूम कर ना जाना पड़े। शायद इसीलिए वो गिन्नी की गाड़ी को नहीं पहचान पाई, लेकिन उसके पति की गाड़ी को पहचान गई, क्योंकि गोविल गिन्नी को लेकर अपनी कार से फ्लैट के पिछवाड़े से ही जाते थे और वो भूतनी उस कमरे की खिड़की से इन दोनों को देखती रहती थी। उस समय तक कांता को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। जब कांता को पता चला तो गिन्नी से बोली, अपनी गाड़ी अपने फ्लैट के पीछे से लेकर मत जाओ और ना ही उधर रखो, गेट के पास जो फ्लैट है उसके आगे रखो, जिससे उन सबको कोई ना कोई दिखाई दे, उनको ये ना पता चल सके कि तुम्हारे पास एक गाड़ी और है। गिन्नी अब अपनी गाड़ी को गेट के पास जो फ्लैट था उसी के सामने रखती थी और उधर से ही पैदल सीधे अपने फ्लैट में चली जाती थी। वो सुबह में ही अपने ऑफिस के लिए निकलती और भूतनी को मालूम नहीं चलता कि वो किधर से जाती है और शाम को किधर से आती है, इसीलिए उसकी गाड़ी को भी वो नहीं पहचान पाई थी। जब तक गिन्नी का तबादला का लेटर नहीं आया था तब तक कांता ने अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहने का मन बना लिया था। कांता ने अपने पति से फ़ोन पर बात करी, जब तक गिन्नी का ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक मैं दिल्ली में रहूँगी, गिन्नी को अकेले यहाँ पर छोड़ना मेरे बस की नहीं है। कांता के पति ने कहा, इस समय गिन्नी को अकेले छोड़ना ठीक है भी नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सिंह जी को अपने पास बुला लूँगा, वही मेरा सब काम कर देंगे। जब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए तो उसे फ्लाइट में बिठाकर तुम यहाँ पर आ जाना, गिन्नी का ध्यान रखना। अब हम लोगों की दिनचर्या हो गई थी कि रानी शाम का खाना बनाती, हम लोग खाते और जब गिन्नी ऑफिस से लौटती तो हम लोग खाना खाकर जल्दी से गेस्ट हाउस के लिए निकल जाते। रात हम लोग वहीं बिताते थे। सुबह 9 बजे गेस्ट हाउस से वापस फ्लैट में आते।
रानी खाना बनाकर गिन्नी को खिला देती और उसका टिफिन तैयार करती और फिर वो भी ड्राइंग रूम में आकर कांता के साथ ज़्यादातर समय बिताती। ड्राइंग रूम के बगल में ही किचन था और किचन में जाने का रास्ता ड्राइंग रूम से ही था। रानी अपना सारा काम किचन का वहीं पर करती थी। गेस्ट रूम में सोने जाना और फिर वही। करीब 15-20 दिन हो चुके थे इस पूरे क्रियाक्रम को। भूतों को गिन्नी अब नहीं मिल पाती थी, लेकिन उनका खोजना जारी था। एक दिन कांता ने देखा कि वो फ्रॉक वाली भूतनी खिड़की से झांक रही थी, लेकिन गिन्नी ऑफिस से नहीं लौटी थी और ड्राइंग रूम में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें रोजाना पूजा होती थी और ड्राइंग रूम में दुर्गा जी का एक बड़ा सा फोटो भी टंगा हुआ था। कांता को ऐसा लगता था कि इसीलिए वो फ्रॉक वाली भूतनी ड्राइंग रूम में नहीं आती है। एक दिन गिन्नी ने ऑफिस से आकर कहा, मेरा ट्रांसफर राजस्थान हो गया है, अब हमें ऑर्डर का लेटर कल या परसों में मिल जाएगा। अब गिन्नी सामान पैक करने वाले पैकर को बुलाई और सामान को पैक करने का ऑर्डर दे दिया। पैकर ने 4-5 आदमी सामान पैक करने के लिए भेज दिए, जिससे गिन्नी के फ्लैट में चहल पहल हो गई। पैक करने वाले सुबह 10 बजे आते थे और सामान को किस किस तरह से पैक करना है उस सब की व्यवस्था करते थे। फिर बीच में 15-20 मिनट के लिए चाय पीने चले जाते और फिर लौट के अपना काम करते। 5 बजे सब लोग अपने घर चले आते थे। पैकर वालों का आना जाना हर कमरों में लगा रहता था, जिससे कांता भी पैकर वालों के पीछे लगी रहती थी, तभी सामान ठीक से पैक हो और कोई सामान ना टूटे। जब गिन्नी ऑफिस से आती तो कांता और गिन्नी खाना खाकर जो सामान उन्हें फ्लाइट से ले आना था उसे पैक करके अपने साथ गेस्ट हाउस ले जाने लगे। तब तक रानी अगले दिन सुबह के खाने की तैयारी करने लगी। फिर सभी लोग घर से गेस्ट हाउस जाने के लिए निकल गए। एक दिन रात में उन्हें थोड़ी देर हो गई। वो घर से गेस्ट हाउस जाने के लिए निकले, तभी सीढ़ी के अंतिम स्टेप पर एकाएक काली बिल्ली कहाँ से आई पता भी नहीं चला और आंखें फाड़ फाड़ कर गिन्नी को एकटक ताकने लगी। कांता ने गिन्नी को तुरंत अपने पीछे खींच लिया। गिन्नी को ऐसा लगा कि वो बिल्ली उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जब कांता उस काली बिल्ली को गुस्सा करके देखती है तो वो कांता पर गुस्सा करके भाग गई। जब से ये कांड हो गया था तब से हम लोग लिफ्ट से ना ऊपर जाते थे और ना ही लिफ्ट से ज़्यादा नीचे आते थे, सीढ़ी के द्वारा ही चढ़ना उतरना होता था। फिर हम लोग गेस्ट हाउस चले गए। जब सुबह गेस्ट हाउस से 10 बजे वापस आए तो पैकर वाले आ गए थे और जो सामान पैक होता जा रहा था उन सामानों को वो ड्राइंग रूम में रखते जा रहे थे। इसी तरह जब सारा सामान पैक हो गया और सभी सामान को ड्राइंग रूम में रख दिया गया, तब कुछ सामानों की पैकिंग अंत में करनी थी जो गिन्नी के रूम में था। वो सभी गिन्नी के ऑफिशियल कागज थे और उसे अलग पैक करके रखना था। जब उनको पैक करना था तब एक लड़का जो करीब 12-13 साल का था उसने कहा, लाओ मैं इसको बांधकर ठीक से रख देता हूँ। जब वो गिन्नी के कमरे में गया तब दोपहर का करीब 1 बज रहा था। वो सही पेपर ठीक से रखकर उसे बांधने लगा तो उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर जल रहा है। उसने अपने मालिक से बोला, मेरी तबीयत एकाएक खराब हो रही है और मेरा शरीर जल रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर वो घर चला गया और दूसरे दिन नहीं आया। उसने बताया कि उसके कमरे में एक लड़की आई हुई है जो कि उसे बहुत गुस्से से देखती है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस कारण सारे पेपर उस कमरे से खुद ही मालिक उठाकर लाया। कांता भी पैकर वाले के साथ उस कमरे में देखने गई कि कोई काम छूटा तो नहीं है। देखकर वो अपने कमरे से बाहर आ गई। पैकर कांता से पूछता है, उस कमरे में कोई छाया है क्या जो उस लड़के को दिखी? कांता ने कहा, हम लोग इसमें 2 साल से रह रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखा। रानी कांता का मुंह देखने लगी। सारा सामान पैक हो गया था और सभी पैक को गिनकर ड्राइंग रूम में रख दिया गया था। दूसरे दिन सारा सामान ट्रक में लोड होकर राजस्थान रवाना होना था और ये जिम्मेदारी पैकर वाले की थी। पैकर वाले ने गिन्नी से कहा, दोनों कारों को आप गेस्ट हाउस में रखवा दीजिए, मैं वहाँ से उठवा लूँगा, क्योंकि आप यहाँ से चली आएंगी तो यहाँ के गेट का चौकीदार हमें गेट के अंदर आने नहीं देगा। गिन्नी ने कहा, ठीक है। जब ट्रक पर सब सामान लाद कर कैंपस से निकल जाएंगे तो मैं एक कार गेस्ट हाउस में रख दूंगी और जब उसको रख कर अपने फ्लैट पर आऊँगी तो दूसरी कार यहाँ से ले जाऊँगी। पैकर ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन फ्लैट के सभी सामान ट्रक पर लाद दिए गए और जो सामान गिन्नी के साथ जाने वाले थे वो सब सामान गोविल के कार में रख दिए गए। कांता ने गिन्नी से कहा, ये कार भी घुमा कर ले चलो जिससे उस फ्लैट की खिड़की दिखाई ना पड़े। अब उस फ्लैट की खिड़की पर जो लड़की उस कमरे में दिखाई पड़ती है उसी को माँ देखती रहती थी गोविल की कार में। उस दिन गिन्नी ऑफिस से जल्दी आ गई थी और रानी ने खाना बना लिया था, लेकिन खाना इतनी जल्दी नहीं खाना था इसलिए पैक कर लिया गया था कि गेस्ट हाउस में जाके खाएंगे। जब गिन्नी बाथरूम गई तो वहाँ की लाइट अपने आप ही जलने बुझने लगी।
ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में कोई है जो कि स्विच को जला बुझा रहा है। गिन्नी बाथरूम से बाहर आ गई और बोली, देखो माँ, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। गिन्नी की माँ ने कहा, शायद लाइट खराब हो गई है। कांता ने कहा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। फिर लाइट अपने आप ठीक हो गई और जब तक वो वहाँ पर रही तब तक लाइट ठीक रही। फिर हम लोग वहाँ से गोविल की कार में सामान रखकर खिड़की की तरफ से ना जाकर दूसरी तरफ गाड़ी मोड़कर रोड पर निकल गए। जब तक उस फ्रॉक वाली भूतनी को पता चला कि गोविल की कार वहाँ से चली है, तब तक हम लोग गेस्ट हाउस पहुँच गए थे। गोविल की कार रखकर और रानी को सख्त चेतावनी देकर कि यदि कोई आए और 3 बार दरवाज़ा खटखटाए और 3 बार तुम्हारा नाम लेकर बुलाए और हम लोगों की आवाज़ पहचान नहीं जाओगी, फिर रुक जाना। जब आधा घंटा हो जाए और फिर से हम लोग आवाज़ दे तो दरवाज़ा खोल देना। गिन्नी और कांता पैदल ही अपने कैंपस की तरफ चल दिए। बीच रास्ते में उन्हें पैकर वाला मिला तो उसने गिन्नी से कुछ सामान के बारे में बात करी। मौसम बिल्कुल साफ था। पैकर वाले ने बोला, आइए हम लोग अपनी गाड़ी से आपको फ्लैट तक पहुंचा देते हैं। कांता ने कहा, नहीं, कितनी ही दूर है, मौसम भी साफ है, हम पैदल चले आएंगे। जैसे ही पैकर वाले की गाड़ी गई, इतने में अचानक से पता नहीं कैसे मौसम बिगड़ गया और आंधी सी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवा इतनी तेज थी कि उन्हें उड़ा कर ले जाएगी। उस जगह पर कोई घर भी नहीं था, केवल ऑफिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। कांता ने कहा, गिन्नी मेरे हाथ बहुत जोर से पकड़ लो और 4 दीवारी के किनारे किनारे चलो। कभी कभी हवा इतनी जोर से चलने लगी थी कि हम दोनों माँ बेटी का हाथ भी छूट जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी तेज हवा कहाँ से आने लगी। खैर, कांता अपनी बेटी गिन्नी के चारों तरफ से सुरक्षा करते हुए अपने फ्लैट के कैंपस के गेट तक पहुंच गई। हवा भी बंद हो गई और ऐसा लग रहा था कि जो तूफान आया ही नहीं था। सब चीज़ें अपने स्थान पर व्यवस्थित थी। कांता और गिन्नी कैंपस के अंदर आ गए और गेट के पास ही गिन्नी ने अपने दूसरी गाड़ी रखी थी। गिन्नी और कांता गाड़ी में बैठे और कैंपस से बाहर निकल गए। कांता सोच रही थी कि वो भूतनी सोच रही होगी अब वो अपने फ्लैट में ज़रूर आएगी, तब वो अपना शिकार बना लेगी, क्योंकि अब तो भगवान जी का फोटो भी वहाँ पर नहीं है। दूसरी गाड़ी भी लेकर वो लोग गेस्ट हाउस पहुँच गए और दोनों गाड़ियों की चाबियाँ लेकर पैकर वालों को दे दी कि सभी सामान के साथ इन दोनों को राजस्थान भी भिजवा दो। तब कांता ने कहा, बेटा मेरा भी रिजर्वेशन करवा दे, मैं सीधे अपनी बस्ती स्टेशन पर उतरूंगी और घर चली आऊँगी। गिन्नी ने कहा, ठीक है माँ। गिन्नी ने कांता का रिजर्वेशन वैशाली ट्रेन में करवा दिया। दूसरे दिन गिन्नी ने गेस्ट हाउस का पेमेंट भी कर दिया और अपनी माँ को वैशाली ट्रेन में बैठाकर अपने और रानी को लेकर एयरपोर्ट चली गई। कांता की ट्रेन दिल्ली से स्टेशन चल दी और कुछ देर के बाद गिन्नी का फ़ोन आया कि माँ मेरी फ़्लाइट भी जयपुर के लिए तैयार हो गई है। कांता ने कहा, जय भोलेनाथ बाबा, जय हो। गिन्नी जयपुर पहुंच गई और कांता भी दूसरे दिन अपने पति के पास पहुंच गई। गिन्नी जयपुर में अपने पति गोविल के साथ 5 साल तक रही, जहां पर से 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। रानी की भी जोधपुर में शादी हो गई। अब वो अपने पति के साथ रहती है। जब गिन्नी के बच्चे 5 और 3 साल के हो गए, तब गिन्नी का तबादला हो गया, तो वो अकेले ही अपने नए पोस्टिंग वाले स्थान पर चली गई। अब बच्चे अपने पापा और दादी के साथ जयपुर में रहकर पढ़ते हैं। कांता ने भी घर पर एक पर्सनल क्लिनिक खोल लिया है और अपने मरीजों को वहीं देखती है। मनोहर, आकाश, विवेक और राज चारों अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही चारों एक ही स्कूल में पढ़े थे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहां पर उन सब ने विरार कॉलोनी में एक किराए के घर में रहने का फैसला करा। वो घर उनके कॉलेज के नजदीक था, यही वजह थी कि उन्होंने रहने के लिए उस घर को चुना था। मनोहर और आकाश घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रात को सोते थे, तो वही विवेक और राज फर्स्ट फ्लोर पर सोते थे। शुरू के 4 दिन गुजर जाने के बाद रात के समय खाना खाने के बाद वो चारों लोग हॉल में बैठे हुए थे और तब मनोहर और आकाश ने विवेक और राज को बताया कि रात के समय सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि घर के बाहर कोई चल रहा हो। पहले तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। इसीलिए डर के मारे उन्हें रात को ठीक से नींद आना बंद हो गई और जब उन्होंने ये बात विवेक और राज को बताई तो वो लोग भी डर गए। ये सब सुनने के बाद तुरंत विवेक ने बताया कि एक दिन जब वो घर पर अकेला था और बाकी तीनों किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उसे ऐसा लग रहा था कि उस घर में
उसके अलावा भी कोई और है। दोपहर के वक्त जब वो किचन में कुछ खाने के लिए गया था लेने के लिए, तब उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक काली परछाई 1 सेकंड में उस कमरे से बाहर को भागी। वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि विवेक को कुछ समझ में भी नहीं आया और वो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। उसने तुरंत किचन के बाहर जाकर बाकी के कमरों में देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। ये सारी बातें जब उन सब ने एक दूसरे को बताई तब वो सब डरे हुए थे। इस सब के बाद राज ने तुरंत ही मकान मालिक को फोन किया और उनको इन सब के बारे में बताया। तब मकान मालिक ने उन्हें उस घर की सच्चाई बताई। दरअसल बात यह थी कि सालों पहले उस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन मकान मालिक के पिता ने उस जगह को खरीदा और वहां पर एक घर बनाया। अब चूंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस घर को किराए पर रख दिया और वो खुद दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए। जब भी उस घर में कोई रहने आता तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के बाद वो उस घर को खाली कर देता। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी कि ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोग उस घर में आत्मा देखने का और कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव करने का दावा करते थे। यही वजह थी कि उस घर को कोई खरीदता भी नहीं था। मकान मालिक ने उन चारों लड़कों को घर दिखाते समय ये बात छुपाई थी, लेकिन जब उन सबके साथ ये घटनाएं हुई तो उसे सच बताना पड़ा और सब कुछ जानने के बाद उन चारों ने यह फैसला करा कि वो अगले दिन ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। रात के समय विवेक और राज ने भी ग्राउंड फ्लोर पर सोने का फैसला करा। वो दोनों मनोहर और आकाश के बगल वाले कमरे में सोए। बेशक वो सभी सोने चले गए थे, लेकिन उन सबको थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। और रात को सोते समय राज की आंख खुली। उसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई घर के बाहर घास पर चल रहा है। उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करी, लेकिन चाहकर भी वो उस तेज आती हुई आवाज को इग्नोर नहीं कर पाया। और उस वक्त वो अपने बिस्तर पर इतना डरा और सहमा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद ये आवाज बंद हो गई और फिर राज ने विवेक को उठाया, जो कि उसके बगल में ही लेटा हुआ था। विवेक ने उसे बताया कि वो भी जाग ही रहा था और उसने भी वो आवाज सुनी है। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि किसी ने उनके कमरे के बाहर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही वो दोनों चौंक गए। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि दरवाजे पर कौन होगा कि बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो। ये सुनते ही वो समझ गए कि आकाश की आवाज है। राज ने तुरंत दरवाजा खोला और सामने आकाश खड़ा था, जो कि बहुत परेशान था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और माथे पर बहुत सारा पसीना आया हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? परेशान क्यों इतना? देखो, हमें अभी यहां से निकलना होगा। कि क्या? मगर क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? देखो, ये बताने का वक्त नहीं है, जल्दी हमें यहां से निकलना होगा। मनोहर ने कैब बुक कर दिया। अरे पर राज आगे और कुछ बोलता कि तुरंत आकाश अपने कमरे की ओर दौड़ा और उसे वहां जाता देखकर राज और विवेक भी उसके पीछे गए। उस समय उन्होंने देखा कि मनोहर अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, तो आकाश पागलों की तरह अपनी चीजें लेने के लिए कमरे में इधर उधर दौड़ रहा था। उसे उन दोनों ने शांत किया। आकाश, अब बताओगे बात क्या है? ऐसा क्या हुआ है? विवेक ने बोला। जब मैं सो रहा था तब नींद में मेरी थोड़ी सी नींद खुली और जैसे ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या देख लिया तूने खिड़की पर? उस खिड़की की हाइट देख, ऊंची है ना? हाँ है तो। मैंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि तभी क्या? उसी वक्त नींद में मेरा हाथ इसकी गर्दन पर लगा और डर के मारे चिल्लाया। मेरी नींद खुल गई और उसके बाद इसने मुझे सब कुछ बताया। पहले तो इसकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हुआ और मुझे लगा कि इसने कोई सपना देखा है, पर फिर उसके बाद
वापस हमने किसी के चलने की आवाज सुनी और मैं समझ गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि वाकई में इसने किसी बूढ़ी औरत को देखा है, मनोहर बोला। ये सब सुनने के बाद राज बड़ी हिम्मत करके तुरंत उस खिड़की के पास गया। वैसे तो वो डरा हुआ था, मगर उसने अंदर से ही खिड़की के बाहर नीचे जमीन पर देखा और खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन उस पर लगी कांच से बाहर का सब कुछ साफ दिख रहा था। और नीचे देखने के बाद राज अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया। क्या हुआ तुम्हें राज? विवेक बोला उससे। देखो, बात यह है कि अगर वहां पर कोई खड़ा रहा होगा वाकई में, तो उसकी हाइट 8 से 10 फीट होगी, या फिर क्या, या फिर वो हवा में उड़ रही होगी। राज के ऐसा कहते ही वो सब लोग बुरी तरीके से डर गए और फिर उन सब ने जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और फिर थोड़ी देर तक वो कैब आने का वेट करे। और जैसे ही बाहर कैब आई, वो चारों तेजी से घर के बाहर की तरफ दौड़े और जल्दबाजी में ही उन्होंने उस घर को लॉक करा और फिर बिना इधर उधर देखे सीधा कैब में जाकर बैठ गए। किसी की भी नजर वापस उस घर की तरफ देखने की नहीं हो रही थी, लेकिन जब कैब बस निकली ही थी उस समय पर राज ने हिम्मत करके पीछे घर की तरफ देखा तो उसे वहां पर कोई दिख तो नहीं रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो उस घर के पास कोई उन्हें जाते हुए देख रहा है। मेरा नाम सुमित है और ये घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे कॉलेज के दिनों में हुई थी। ये घटना साल 2002 की है। हमारा देश इंडिया, यहाँ पर कई सारे किले हैं, इतने सारे कि अगर हम अपने देश का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो ऐसे अनेकों किले मिलेंगे जिनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे किले हैं और ऐसे ही किले कई सारे पहाड़ों के पास भी होते हैं जहाँ पर कई सारे ट्रैकर्स भी जाते हैं, स्पेशली मानसून या फिर सर्दियों के मौसम में। और क्योंकि ये किले राजा महाराजा जैसे लोगों के होते हैं तो यहाँ पर अक्सर लंबे लंबे युद्ध और भी काफ़ी सारा खून खराबा इन किलों को देखने को मिला था। और यही कारण है कि कई सारे किले ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनको पब्लिकली हॉन्टेड बोला जाता है। दिसंबर का महीना था और हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स बस ख़त्म हुए थे। हमारे पास कुछ हफ्ते थे जिसमें हम अपने आप को रिफ्रेश कर सके और उसके बाद न्यू टर्म की पढ़ाई स्टार्ट कर सके। हम 4 लोग थे, मैं, पारू, निखिल और कन्नू। एक पुराने किले में हम लोगों ने एक रात के लिए ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया जो कि एक माउंटेन के पास था। उस पर्टिकुलर किले को चुनने का मकसद यही था कि हमने उसके बारे में काफ़ी सारी बातें भी सुनी थी कि वो जगह शायद हॉन्टेड है। मैं आपको उस किले का नाम और उसकी लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, बस मुंबई से कोई 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रैकिंग करने में नॉर्मली 6 से 7 घंटे वहाँ पर लग जाते हैं। हम लोगों ने सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट करा था और हमने अपने साथ सारा सामान लेकर आए थे जो कि हमारे लिए एक रात वहाँ गुजारने के लिए ज़रूरी था। निखिल गैस स्टोव और खाने वाने का सामान लेकर आया था और हम लोगों ने रात के टाइम बारबेक्यू करने का प्लान बनाया था। उस टाइम पर यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा नया था इंडिया में। आसमान में घटा छा रही थी और मौसम ठंडा हो रखा था जिस वजह से हमें चलते हुए ज़्यादा थकान नहीं हुई। किले के गेट पर हम दोपहर में 1 बजे तक पहुंच गए थे। उस टाइम पर वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो कि ट्रैकिंग के लिए ही वहाँ पर आए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लोग थे और हम लोगों ने उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करी। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं, बट हमेशा वो सूरज डूबने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। बट जब हमने उन्हें बताया कि हम वहाँ पर रात में रुकने के लिए आए हैं तो उन लोगों के चेहरे पर हमने फिक्र साफ देखी। उन लोगों ने वही बातें हमें याद दिलाई। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पर हॉन्टिंग्स और आत्मा वगैरह देखे जाने की घटनाएं होती रहती हैं। हमने कहा कि हाँ हमें पता है, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हम वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको रुकना ही है तो किले के बाहर दूसरी साइड पर जो मंदिर है उसमें शरण लीजिएगा और वहीं रहिएगा। उस जगह को पूरी जगह से सेफ माना जाता है।
एक बार जब हम किले पर पहुंचे तो हमने देखा कि आसपास का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शानदार था और खूबसूरत भी। पहले हमने लंच करा और उसके बाद इधर उधर घूमने लगे। वो किला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। किले के पीछे वाली साइड पर हम लोगों ने एक तालाब को भी देखा। धीरे धीरे शाम के 6 बज चुके थे और सूरज लगभग डूब ही गया था। वो ट्रैकर्स जो कि हमसे पहले वहाँ पर मौजूद थे वो लगभग 1 घंटे पहले ही जा चुके थे। हम लोगों ने उस मंदिर के पास में ही अपना छोटा सा कैंप लगाया और बाकी की तैयारियां करने लगे। उसी टाइम पर मेरे फ्रेंड्स को एक काफ़ी ज़्यादा अजीब और मेरे हिसाब से बेकार आइडिया आया और वो ये कि वो कह रहे थे कि चलो चल के उस तालाब में स्विमिंग करते हैं। हालांकि मैं एक अच्छा खासा स्विमर था बट उस तालाब की वजह से मेरा वहाँ पर जाने का मन नहीं था। पहली बात तो उसके पानी का कोई भरोसा नहीं था कि वो कैसा था और दूसरी बात अंधेरा भी हो चला था। इसी वजह से मैं उनके साथ पानी के अंदर नहीं गया और वहीं पर किनारे पर जाकर बैठ गया जबकि वो लोग अंदर पानी में मज़े कर रहे थे। उन लोगों को मैं पानी के साथ खेलते हुए देख रहा था और तभी एक अजीब चीज़ हुई। कन्नू को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर खींचा है और वो पानी के अंदर मानो एक पल के लिए डूबने सा लगा। उसने तभी तुरंत जैसे तैसे करके खुद को संभाला और वो काफ़ी ज़्यादा कांप रहा था। वो सीधा पानी के बाहर आ गया और किनारे पर लेट गया। अब भी वो लगातार कांपे जा रहा था। जब उसने हमें बताया तो हम भी सोचने पड़ गए बट हमने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पैर ज़रूर किसी चीज़ में फंस गया होगा पानी के अंदर। मैंने उस टाइम पर बाकी लोगों को भी पानी से निकलने के लिए कहा ताकि हम वापस चल सकें और खाने वगैरह के लिए तैयारी कर सकें। जब हम वहाँ से वापस जा रहे थे तो कन्नू ने बताया कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और लगातार काँप रहा था। जब तक हम मंदिर पहुँचे उस टाइम तक उसके दांत भी किटकिटाना शुरू हो गए थे और उसे काफ़ी तेज़ फीवर हो चला था। हम लोग ये देखकर काफ़ी हैरान थे क्योंकि कन्नू एक ऐसा लड़का था जो कि नॉर्मली बीमार नहीं पड़ता था और ऐसे अचानक उसके साथ ऐसा होना हमें थोड़ा टेंशन देने वाला था। हमने फ़ौरन ही मंदिर के पास में ही उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया। उसके बाद हमने उसे वहाँ पर लिटाया और कंबल दे दिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके। उसके बाद हमने अपना डिनर बनाने की सोची। हमने बारबेक्यू का प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि सभी का मूड अब थोड़ा बेकार सा हो गया था। सारा काम निपटाने के बाद लगभग 10 बजे तक हम लोग डिनर करके फ्री हो गए थे। उसके बाद हम 3 लोग आग के पास बैठकर बातचीत करने लगे और धीरे धीरे बातें उन भूतिया घटनाओं की तरफ जाने लगी जो कि वहाँ पर पहले हो रखी थी। हम लोगों को लग रहा था कि कुछ तो गलत है यहाँ पर शायद और हमें उसी बारे में फिक्र भी हो रही थी। हम लोग बात कर ही रहे थे और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और हम निखिल के बारे में भूल गए। अब जब मेरी नज़र अपने हाथ में घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि रात के 11:45 हो गए थे और निखिल को गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और वो वापस नहीं आया था। उसके इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर और गुस्से में हम दोनों ही उसको ढूंढने के लिए निकल गए। जब हम तालाब के पास गए तो हमने देखा निखिल तालाब के पास ज़मीन पर लेटा हुआ है। दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वहाँ पर बेहोश हो गया है या सो गया है। बट जब हम उसके पास गए और उसके चेहरे को हमने देखा, यकीन मानिए उस टाइम पर मुझे जो डर महसूस हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो वहाँ पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली हुई थी, एक एवरेज इंसान से काफ़ी ज़्यादा, और वो सीधा आसमान की ओर घूर रहा था। उसके होंठ कंटिन्यूअसली हिल रहे थे मानो वो कुछ बड़बड़ा रहा है बट हम वो सुन नहीं पा रहे थे। हम लोग काफ़ी डर गए और हमने उसे तेज से हिलाना शुरू करा ताकि वो होश में आ सके और भगवान की कृपा से वो होश में आ भी गया और अब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। बट अब उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगा और उसने हमें बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने बताया कि जब वो मंदिर के एरिया से बाहर आया और तालाब की तरफ आया, जैसा कि उसने सोचा था, उसने सिगरेट निकाली और उसे जलाकर पीने लगा। तभी उसे एकदम से ही ऐसा लगने लगा कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है और कोई चीज़ उस पर नज़र रख रही है। उसने अपने डर को एक साइड करा, ये सोचते हुए कि शायद वहाँ पर कोई छोटा मोटा जानवर होगा, और वापस से अपने सिगरेट के मज़े लेने लगा। एक और बात उसके मन में जो आई वो ये कि शायद पारू या मैं वहाँ पर आए हैं और उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने पास होने वाली इस हलचल को इग्नोर कर दिया। और तब मुश्किल से 1 या 2 मिनट के बाद उसे अपनी गर्दन पर एक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हाथ महसूस हुआ
वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका फेस पूरी तरीके से डिसफिगर्ड था, बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में। बाल आधे थे और आधे झड़ गए थे मानो। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक स्माइल थी और वो उसे घूर रही थी। उसके बाद उसे कुछ नहीं याद था कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद सीधा उस तब होश आया जब हमने उसे उठाया। जब हमने उसकी गर्दन पर देखा तो वहां पर 3 उंगलियों के निशान थे जो कि साफ दिख रहे थे। हम लोग भी डर चुके थे और बिना टाइम बर्बाद करे हम लोग सीधा मंदिर की तरफ भागने लगे। जब हम मंदिर पहुंचे तो ये देखकर हमें एक पल को राहत मिली कि कन्नू आराम से सो ही रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। हम सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे जो हमने देखा था। हम लोग अब सोने का प्लान करने लगे, बट तभी मंदिर का जो गेट था वहां पर से हमें किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज आने लगी। हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ये देखने की कि ऐसा कौन कर रहा है, बट अब धीरे धीरे ये आवाज काफी ज्यादा तेज होने लगी और हमारा डर बढ़ने लगा। पहले तो ये आवाज बस एक दरवाजे की साइड से आ रही थी, बट धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मानो कई सारे लोग अलग अलग दरवाजों और खिड़कियों के पास अपने हाथ से मारकर वो आवाज कर रहे थे। और अब धीरे धीरे हमें किसी औरत की आवाज आने लगी और वो औरत हम लोगों को मराठी में गाली दे रही थी। निखिल ने डरते डरते बस थोड़ा सा देखने की कोशिश करी कि बाहर कौन है, बट ये देखकर उसके होश उड़ गए कि सामने कुछ भी नहीं था। लिटरली वहां पर कोई नहीं था, बट आवाज अब भी क्लियरली आ रही थी। लगभग 20 मिनट तक ये आवाज कंटिन्यूसली आती रही और उसके बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। जब हमने सोचा कि शायद अब ये सब खत्म हो गया है, तभी ये सब दोबारा शुरू हो गया। इस बार ये आवाजें और गालियां काफी ज्यादा तेज आवाज में थी। लगभग अगले 45 मिनट तक यही सब चलता रहा और उसके बाद शांति छा गई। हम लोग बहुत ज्यादा सच में घबराए हुए थे। बस ऐसा ही लग रहा था कि मानो उस मंदिर में मौजूद भगवान जी ही थे जो कि अब तक उन चीजों से हमारी रक्षा करे हुए थे, वरना हमारा अब तक न जाने क्या हाल हो गया होता। बस एक ही बात जो हमारे मन में आ रही थी वो ये कि यहाँ से हम सुरक्षित घर पहुंच जाएं। हम लोग लगातार अब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें कुछ भी ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुबह के 6 बज गए। उस टाइम पर हमें बाहर से एक आदमी की आवाज आई। उसने हमें बाहर आने को बोला। डरते डरते जब हमने बाहर देखा तो ये देखकर हमें बहुत राहत मिली कि वो और कोई नहीं बल्कि उस मंदिर के पुजारी जी थे जो कि सुबह होने के कारण मंदिर आए थे। वो हम लोगों को यहाँ पर देखकर इस टाइम पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहां पर रात के वक्त कोई नहीं उठता था। हम लोगों ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं उनको बताई और उन्होंने बताया कि हम अकेले नहीं थे जिनके साथ वहां पर ऐसी घटना हुई। उन्होंने भी ऐसे कई लोगों को देखा और सुना है जिनके साथ ऐसी घटना वहां पर हुई है। उन्होंने बताया कि हालांकि वो उस जगह पर अपने बचपन से आ रहे हैं, बट उनके साथ कभी भी वहां पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उन्होंने दूसरों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। इसके अलावा हम सब लोगों में भी एक कन्नू था जिसके साथ बस एक ही बार एक घटना हुई और उसके बाद वो पूरी रात आराम से सोता रहा, उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इवेंचुअली हमने सुबह उसे उठाया तो वो फिट था और उसकी तबीयत भी ठीक थी। हम लोगों ने फौरन वहां से अपना सामान वगैरह पैक करा और वापस जाने के लिए वहां से निकल गए। बट निखिल का पर्सपेक्टिव पैरानॉर्मल और भूतिया चीजों के लिए इस एक घटना से बहुत ज्यादा बदल गया। उसके गर्दन पे मौजूद वो 3 निशान उसको जिंदगी भर का सबक दे चुके थे। खैर लगभग 1 हफ्ते के बाद वो निशान खुद ही गायब हो गए, बट कन्नू को वो बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। वो बात भी जो कि उसने हमें खुद बताई थी कि वो वहां पर गया था और उसने वो औरत देखी थी। कन्नू और मैं आज भी अक्सर जब मिलते हैं तो उस रात के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि अगर उस रात हम उस मंदिर के एरिया में नहीं होते तो हमारे साथ वहां पर क्या हो जाता। वो तो शुक्र है उन कैंपर्स का जिन्होंने हमें वहां पर रुकने के लिए कहा था, वरना शायद हम आपको ये घटना बताने के लिए भी जिंदा नहीं रहते।